नमस्ते नमस्ते सर। हेलो अंकित, नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसे हो? सर बढ़िया एकदम, थैंक यू। आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। क्या चल रहा है? बस मॉनसून, ठंडा मौसम चल रहा है सर। हाँ। ठंडा ठंडा पूरा चल रखा है यहाँ पे तो। अच्छा, हाँ, मौसम यहाँ भी थोड़ा सा, कल बारिश हो गई थी तो वैसा ही है अभी। अच्छा, जी जी जी। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा अपने शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया था, उसकी इतिहास के बारे में। और मतलब हम तो पहली बार मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का टाइप का डिस्कशन हुआ। फिर आपने ये बोला कि ये कोर्स वापस लेंगे, फाउंडेशन वाला हम करेंगे। फिर हमने थोड़ा बहुत गायकी की थी, एक दो गाने के साथ। आपने थोड़ा सा उसमें सिखाया था कि कैसे और अच्छे से गा सकते हैं। बस इतना ही हुआ था, एक दो बस। आपका चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल साउंड हो चुका है। जी। प्रैक्टिस भी आपकी फॉर्मेशन हो गई है। ताल एंड साइकिल्स, ताल आपकी हो गई, 3 ताल हो चुकी है कंप्लीट। हाँ जी। इंट्रोडक्शन टू की एंड स्केल। स्केल्स के बारे में, स्केल का डिस्कशन नहीं हुआ है आपका? जी, मतलब बेसिक स्केल की नॉलेज है। मतलब जैसे अब उसमें क्या है, जो स्पर्धा पोर्टल में क्या आता है वैसे मैंने एक एक चीज तो देखी नहीं है, बट जो डिस्कशन से समझ में आता है वही समझे। स्केल्स एंड पिच, प्ले स्केल्स ऑन पियानो, हारमोनियम, एप और हारमोनियम मैनुअली। मतलब कि हमें प्रत्येक की से सरगम बजानी आनी चाहिए। हाँ जी। गानी जी। आनी चाहिए जी। तो हारमोनियम, आप चाहें पोर्टल पे आप हारमोनियम का प्रयोग करें या मोबाइल ऐप में प्रयोग करें या मैनुअल आपके पास हो हारमोनियम तो उस पर प्रयोग करें। जी जी जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब गाना गाते हैं डिफरेंट स्केल से, और कोई स्केल हमें कोई सुर समझ में नहीं आता है, कोई चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही होती है, तो अगर हमें सरगम बजाना आती है वहाँ से, तो हम कोमल तीव्र शुद्ध को पहचान सकते हैं किसी पर्टिकुलर की से, जब हमने सा बना रखा है तो। इसलिए ये चैप्टर, चलो कोई बात नहीं है, तो देखते हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन देख पा रहा है मेरी? जी जी। तो यहाँ पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी स्केल्स के बारे में, और मैं आपको अपना माउस दे रहा हूँ। आप यहाँ पर, हाँ, इसी यहाँ डी से, एक मिनट, ये यहाँ से आप सरगम बजाइए। सर वो दूसरी स्क्रीन में है क्या? क्योंकि दिख नहीं रहा। एक मिनट रुकिए, दिखा रहा हूँ। अब दिखाई दिया? जी जी जी। इस नोट से, इस की से सरगम बजाइए जी। शुद्ध स्वरों में। शुद्ध स्वर में, ओके। ये दब नहीं रहा क्योंकि मैं शेयर कर रहा हूँ। लीजिए। सर ये मेरे को तो आवाज नहीं आ रही है इसकी। अच्छा, वो क्या, आई थिंक वो उसको कैंसिल कर देता है, नॉइस को। मैं आपको आवाज अभी दे रहा हूँ। ये माउस छोड़िए, अभी देखता हूँ। जी।
जी अब बताइए। हाँ अब आया कुछ। ओह ये तो गलत हो गया। Very good. Very good. Very good. जी ठीक। देखिए इसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे रीसेट कर दिया हमने तो ये सारे पॉइंट्स चले जाएंगे और यहाँ पर आप एक क्लिक करेंगे तो पॉइंट आ जाता है, दूसरा क्लिक करेंगे पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आपने सुर को सुना और आपको जब लगा कि गलत है तो आपने उसको करेक्ट किया। इसका मतलब है कि सुर आपका अच्छा है और करेक्ट करने की आपके अंदर एबिलिटी है। दूसरी चीज लेते हैं, ये तो हमारा था शुद्ध स्वर यानी कि थाट बिलावल। अच्छा 10 थाटों के विषय में डिस्कस किया है आपने? नहीं सर। 10 थाट हमारे होते हैं उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में। अच्छा सर। कर्नाटक संगीत में 19 थाट हैं जो कि पहचाने जाने योग्य हैं, लेकिन कर्नाटक संगीत के एक संगीतकार हुए थे, विद्वान हुए थे, पंडित व्यंकटमुखी। उन्होंने एक ऐसा फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक मैथमेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने 72 थाट्स को जनरेट करके दिखाया था। अच्छा, तो अगर हम उस थीसिस को मान लें, उस रिसर्च को मान लेते हैं तो कर्नाटक संगीत में 72 थाट होते हैं। ओके सर। लेकिन 72 थाट आपस में इतने सिमिलर हैं, इतने ज़्यादा निकट हैं, पास पास में है, इतना कम उनके अंदर अंतर है कि उनको अलग अलग डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। इसीलिए उसमें से जो आसानी से अलग किए जा सकते थे, जो आसानी से अलग अलग पहचाने जाते थे, उनको अलग किया गया। तो ऐसे 19 थाट हमें मिले। जी सर। यानी उन थाटों में आपस में इतना पास का, इतना कम अंतर था कि कुशल संगीतकार भी उसमें अंतर करने में उनको समय लगता था। तो जो बिगिनर लेवल में है, फाउंडेशन लेवल में है, या जो लर्नर्स हैं, उनको उसको अलग अलग पहचानने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, मुश्किलें आती थी। जी। इस वजह से उन्होंने उन 72 थाटों में से ऐसे थाट्स का अलग फिल्टराइजेशन किया, अलग उनको रखा कि वो अलग अलग आसानी से पहचाने जाएं। तो ऐसे हमें 19 थाट मिले। उन 19 थाटों में से उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट हैं, जिनमें भी पूरी तरह से 12 स्वरों का पूरी तरह प्रयोग किया जाता है। अच्छा। तो ये थाट क्या है? थाट एक्चुअल में इन 12 स्वरों का कैटेगराइजेशन है। इन 12 थाटों को, 12 सुरों को, इन 12 सुरों को
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया और प्रत्येक कैटेगरी में 7 सुर ही रखे। प्रत्येक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से किसी ना किसी सुर के मामले में भिन्न रही, भले ही वो एक सुर के मामले में भिन्न हो। यदि किसी थाट में शुद्ध है तो अगले थाट में कोमल रहा हो, एक सुर भिन्न हो या 2 सुर भिन्न हो या 5 सुर या 4 सुर, इसी मामले में भी वो भिन्न हो। तो इस तरह से अधिकतम 10 कैटेगरीज बनी उत्तर भारतीय संगीत में, उनको थाट कहा गया। और इन थाटों का काम रागों को उत्पन्न करना या स्वयं से रिलेट करना होता है। पहला थाट बिलावल थाट, जिसमें सभी स्वर शुद्ध रखे गए। दूसरा थाट कल्याण थाट, जिसमें कि तीव्र माँ रखा गया, शुद्ध माँ को हटा के तीव्र माँ कर दिया गया, तो वहां पर ये कल्याण थाट बन गया। अब कल्याण थाट के लिए मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूं। मान लेते हैं ये सा है हमारा, ये हमारा रे, ग, मा, पा, धा, नी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे स्वर शुद्ध हो गए। इसको हम बिलावल थाट कह सकते हैं। जी सर, एक सवाल जी सर, थाट और राग में क्या फर्क होता है? देखिए, थाट क्या है, आप ये इस तरह समझ सकते हैं जैसे थाट एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, जी, एक ब्रांड है जी, और उस फैक्ट्री में से, उस कंपनी में से, उस ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर अप्लायंस में भी हो सकते हैं, वो मोबाइल में भी हो सकते हैं, वो और दूसरे यूटिलिटी में भी हो सकते हैं। तो उनकी कैटेगरीज बहुत सारी बन गई, बट ब्रांड एक ही है। जी जी। तो इस तरह से एक फैक्ट्री ने, एक ब्रांड ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए इसी तरह से, और बहुत सारे राग किसी एक थाट से कनेक्टेड रहते हैं। जी, यानी कि उनका थाट एक तरह से उनका एक ओरिजिन है, उनका सोर्स है, उनका एक मतलब पेरेंटल है ओरिजिन उसका, वो एक सोर्स है। जी। तो राग बाद में आए हैं, थाट पहले आए। जी, ठीक है सर। थाट पहले और राग बाद में। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी अलग है। जी। देखिए, जो पहले आया है नाम तो उसका रखा जाना चाहिए। जी, बट राग फेमस ज्यादा है लोगों के। हाँ, राग एक फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, और उससे भी ज्यादा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है गीतों से, गानों से, सॉन्ग से। तो पहले लोग सॉन्ग को सुनते हैं। आजकल के समय में तो जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं विधिवत, उनकी बात अलग है, लेकिन उनकी संख्या सुनने वालों की संख्या से कुछ कम ही होती है, क्योंकि एक सिंगर स्टेज पे जब बैठता है तो हजारों लोगों को एक बार में गाना सुना सकता है। जी। तो ज्यादातर लोग जो सुनते हैं, पहले उसे उनका इंटरेक्शन होता है गाने से, तब जी उसका कंसेप्ट वो सोचते हैं कि ये कौन से राग से रिलेटेड है, तब राग का नाम आता है। फिर वो राग कौन से थाट से रिलेटेड है, तब थाट का नाम आता है। जी। लेकिन थाट पहले है, लेकिन नामकरण पहले राग का हुआ। थाट अच्छा, एक ग्रुप के रूप में पहले बना दिए गए। जी। कैटेगरीज बना दी गई 10, और फिर इन कैटेगरीज से अलग अलग प्रकार के और दूसरे ग्रुप बनाए गए, रागों को बनाया गया। जी। जब राग बने तो उनकी जो पॉपुलैरिटी हुई, जो राग सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, उस राग का नामकरण पहले कर दिया गया। जी। इस तरह से बिलावल जिस ग्रुप का नाम है, जिस थाट का नाम है, इससे संबंधित जो राग है, जो बहुत पॉपुलर हुआ, जी, आसानी से समझ में आने लगा लोगों को,
इस राग को लोगों ने बिलावल नाम दिया। जी सर। तब इस बिलावल राग के नाम पे इसके थाट का नाम भी बिलावल रख दिया गया। अच्छा जी सर। ये थोड़ा नाम उर्दू का नाम ज्यादा लग रहा है। मतलब सॉरी, मतलब ये कोई रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे ही नहीं। बिलावल भुट्टो के नाम से थोड़ा मिलता जुलता है। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जी ने कभी ये राग सीखा हो, उनके पिताजी ने गाया हो, उनको बड़ा अच्छा लगता हो, मम्मी पापा को बड़ा अच्छा लगता हो, उन्होंने सोचा मेरी बेटी का नाम मैं बिलावल ही रखूंगा। जी। ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि पुराने समय में मोस्टली इंडिया के अंदर जो मॉडर्न है, कन्वर्टेड है, यू नो। जी जी जी। तो उससे पहले वो सनातन को मानने वाले थे। जी जी। और गाना बजाना होता ही था उनके यहाँ। हिंदुओं में, सनातन में गायन वादन जो है वो ईश्वर आराधना से रिलेट करके हम देखते हैं। जी। भगवान की भक्ति के लिए हम लोग गाना बजाना, और इसका संगीत का जो उद्भव है, मैंने आपको शुरू में ही बताया होगा कि संगीत का उद्भव और संगीत की खोज ही ईश्वर आराधना के लिए की गई थी। जी। और इसका पहला और आखिरी उद्देश्य भी यही है, लेकिन जी इसके अंदर एलिमेंट एक एंटरटेनमेंट का होने के कारण उस संगीत में दो स्ट्रीम्स बना दी गई, दो धाराएं बन गई। जी। पहली धारा वो थी जिसमें ईश्वर आराधना, मंत्रोच्चारण, भगवत भजन, आराधना, साधना, ओमकार, ब्रह्मनाद, इस प्रकार से योग किया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। वो मार्गी संगीत बनी। मार्गी नाम इसको इसलिए दिया गया कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जी, ईश्वर की निकटता, आध्यात्म की निकटता, शून्य की निकटता, निराकार की निकटता प्राप्त करने का जो साधन है, उसको हम मार्गी संगीत कहते हैं। जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है, जो हमें शांति दे रहा है, जो हमें मेंटली हील कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, जी, वो मार्गी संगीत माना गया। और जिस स्ट्रीम के अंदर एंटरटेनमेंट का एलिमेंट था, जो लोगों का जन मनोरंजन करता था, मनोरंजन होता था, एंटरटेनमेंट होता था, जी, जिसमें भक्ति रस के अलावा अन्य बाकी रस के गीत पिरोए जाने लगे, गाए जाने लगे, तो वो देसी संगीत कहा गया। जी। आज भी ये दोनों ब्रांचेस चलती हैं। जी। आज भी एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है संगीत के अंदर, तो वो देसी म्यूजिक की, देसी संगीत की ब्रांच है। जी। और इसी के साथ साथ भगवत भजन भी हो रहे हैं। जी। इसी संगीत की ब्रांच से मस्जिदों में अजान हो रही है। जी। वो मार्गी संगीत है, क्योंकि अजान के लिए भी स्वर का सहारा लेना पड़ रहा है। जी। गुरुद्वारे में गुरबाणी, शब्द कीर्तन होता है, वहां पर भी स्वर का, ताल का सहारा लेना पड़ता है। जी। वो मार्गी संगीत है। जी। चर्च में प्रार्थना की जा रही है, गिटार पे, ऑर्गन पे, कॉन्गो पे, ढोलक पे, तबले पे, जी, और गाया भी जा रहा है, प्रभु के स्तुति गान किए जा रहे हैं, तो वो भी मार्गी संगीत है। जी। मंदिरों में भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, घंटा बज रहा है, चिमटा घड़ियाल बज रहे हैं, खोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, तो ये सभी मार्गी संगीत के अंतर्गत है। जी। किसी दरगाह पे कव्वाली हो रही है, जी, नाते गाई जा रही हैं, आयतों को तरन्नुम में पढ़ा जा रहा है, वो सब मार्गी संगीत है। जी। संगीत का जो वास्तविक उद्देश्य है, आज भी संगीत अपने उद्देश्य से बिल्कुल भी विमुख नहीं है। संगीत आज भी वो काम कर रहा है, लोगों को मजबूर है लोग, भले ही मुझे यहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए आज की जनरेशन को।
जो बाहरी संस्कृतियां यहाँ पर आई आक्रमण के उद्देश्य से, भारतीय संगीत से प्रभावित हुई। पहले उन्होंने ये कहा कि संगीत उनके मजहब में हराम है, नाजायज है। ओह, अच्छा। तो हुकूमत उनकी रही तो उन्होंने संगीतालय तोड़ दिए, संगीतकारों को सजा दी, संगीतकारों को अल्टीमेटम दिया, चेतावनियां दी कि गाना बजाना बंद कीजिए। संगीत का वो एक तरह से डाउनफॉल था। सन 800 ईस्वी के बाद से जब यहाँ आक्रमण शुरू हुए थे तो संगीत का भी एक डाउनफॉल शुरू हुआ था। मंदिरों में संगीत का जो एक सहयोग है वो कम होना शुरू हुआ। जी। संगीत को मंदिर से उठा करके एक निकृष्ट जगह पे उन लोगों ने रखा, जी, जिसको कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जी, समझ गया सर मैं। आप बाकी आपको जी जी। तो इस वजह से अच्छे घरानों के लोग, संभ्रांत लोग, वो लोग अपने बच्चों को संगीत सिखाना नहीं चाहते थे, जी, क्योंकि संगीत एक निकृष्ट जगह पहुंच चुका था। बिल्कुल सही बात है। वो संगीत के एक डाउनफॉल, एक पतन शुरू हुआ और वो पतन होता ही रहा। जी जी। क्योंकि संगीत जब निकृष्ट जगह पे पहुंच गया तो अच्छे लोगों ने उसको सीखना बंद कर दिया, गाना बजाना एक गलत काम माना जाने लगा था। जी जी। लेकिन भारत की सत्ता उनके हाथ में से जब अंग्रेजों ने छीनी, जी, तब अंग्रेजों ने एक नैतिकता दिखाते हुए और एक समरसता दिखाते हुए, एक आंख से सबको देखते हुए, उन्होंने इस अद्भुत विद्या, अद्भुत कला का पुनः प्रचार प्रसार करने की छूट दे दी। जी। इस पर से लगाया हुआ प्रतिबंध हटा दिया। जी। तब भारतीय संगीतकारों के अंदर जो एक दबा हुआ संगीत था उसको बाहर आने का एक मौका मिलने लगा। जी जी जी। उन कुछ संगीतकारों में से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ठाकुर ओंकार नाथ जी और तमाम ऐसे बहुत सारे संगीतकारों ने बैठक की, पूरे भारत में घूम घूम के, जी, पूरे देश के अंदर जगह जगह कोने कोने में जाके संगीत की गोष्ठियां, बैठकें की, लोगों के बीच चर्चा की, संगीत की वास्तविक उद्देश्य और संगीत की महिमा, संगीत का जो प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से हुआ, वो सारी चीजों को समझा के लोगों के अंदर बैठी हुई दुर्भावनाओं को हटाया। जी। लोगों ने संगीत को सीखना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। संगीत की गोष्ठियां होने लगी, संगीत की बैठकें होने लगी, लोगों ने उसमें शिरकत करना शुरू किया, लोगों ने सीखना शुरू किया, खुले तौर पे लोग बाहर आने लगे सीखने के लिए। तब संगीत का एक स्वर्णिम काल शुरू होने लगा था। जी। और वो जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया है, ये जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जी, जब तक टीवी रेडियो नहीं था, तब तक ये स्थिति बहुत धीमी चल रही थी, ये प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। जी। जैसे ही टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशन, इनका शुरुआत हुई है, तो जी, आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है, आपके पिताजी ने अवश्य देखा होगा कि दूरदर्शन पे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आता था। जी। और अच्छी मात्रा में आता था। जी। तो वहां पर लोगों ने संगीत सीखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। उनको परिचय हुआ कि शास्त्रीय संगीत क्या है। जी। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज इंटरनेट का दौर आ गया, ऑनलाइन का जमाना आ गया, विभिन्न चैनल आ गए, जी, लाइव कॉन्सर्ट्स होने लगे, रियलिटी शो होने लगे, म्यूजिक कंपटीशन होने लगे। आज मैं समझता हूँ कि संगीत का एक बहुत ही ग्रेट युग है, बहुत स्वर्णिम काल है, और ये स्वर्णिम काल अब बढ़ता ही रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा संगीत अब हमको सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। और मेरे ख्याल तो
सिर्फ मतलब भारत में सिर्फ एक ही धर्म के नहीं, काफी अलग बाहर के लोगों ने हमारे देश पे आके रूल किया। तो जब उन्होंने आके यहाँ पे अपना अपना किया तो कई किसी ने एक चीज दबाई तो दूसरी चीज बढ़ाई, लेकिन कई अच्छी चीजें भी अंग्रेजों ने हमारी खत्म भी करी है। मतलब जैसे कई हमारे कुछ बहुत सारी बाध्यताएं उन्होंने बंद करी, जैसे हमारे बुरे कस्टम्स उन्होंने बंद किए। जो जैसे हमारा एक जो अच्छा भी और बुरा भी है, जैसे एक हमारा था कलरी पट्टू, जो यहाँ साउथ में बहुत होता है, जो परशुराम भगवान ने शुरू किया था केरल की जमीन में आज से कितने हजारों साल पहले, और वो सिर्फ इसी धरती पे ही चलता था। तो वो क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे लोग तंदुरुस्त बनते हैं और एक तरीके से लड़ने की उसमें शक्ति आती है, वीर्य आता है, शौर्य आता है। तो उन्होंने वो चीज बंद कर दी थी अंग्रेजों ने। जी। तो वो घराने और वो सब बंद हो गए, लेकिन जैसे ही अंग्रेज गए तो वो धीरे धीरे शुरू हो गया, और अभी तो फैल गया यहाँ पे हर गली नुक्कड़ में केरल में जो परशुराम भगवान के दिया हुआ सिखाया हुआ ये है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक थी, तो अंग्रेजों ने उसको बंद किया। उनको मालूम था कि ये अगर मजबूत रहे मानसिक शारीरिक रूप से तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं में से एक चीज चाय भी थी। चाय कॉफी उन्होंने यहाँ पर शुरू की, जबकि शुरुआत में यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय लोग सभी सुबह में दूध पीते थे, दूध मट्ठा। जी। और वो हष्ट-पुष्ट थे, बलिष्ठ थे मानसिक शारीरिक रूप से भी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इनको हमें किस तरह से आदी बनाना है, तो शुरुआत में फ्री में उन्होंने चाय पिलाई थी। ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट चाय पिलाते रहे, और जब लोग चाय नहीं पीते थे तो उनको कुछ प्रलोभन दिया जाता था, लालच दिया जाता था कि आप चाय पीजिए। जब वो चाय पीने लगे, उसमें चूंकि अफीम की लाख होती है, तो लोग उसके आदी बनने लगे, एक नशे की तरह। तो बाद में उन्होंने इसको कॉस्टली बना दिया, फिर इसको दाम लेने लगे जब लोग उसके आदी हो गए। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जो कि यहाँ के रिवायत के अनुसार नहीं थी। जी। और कुछ चीजें ऐसी उन्होंने की हैं कि वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। बहुत सारे आविष्कार हैं। जी। हालांकि थीसिस इंडिया की हो सकती हैं, वेदों की, शास्त्रों की हो सकती हैं, लेकिन रिसर्च उन्होंने किया, आगे लेके आए, तो कुछ ना कुछ क्रेडिट उनको होना चाहिए। लेकिन अब जिस समय में अब हमारा देश भारत है, तो मुझे लग रहा है कि अब मतलब हमारे जो पुराने खजाने हैं और जो पुराने शास्त्र हैं जो भी हैं, वो मेरे ख्याल से निकल उभर के भी आ रहे हैं और आ रहे हैं। देखिए जैसे मैं खुद बहुत इतने वर्षों में, इतनी सदियों में नुकसान बहुत हो चुका है, उसकी भरपाई कर पाना एक तरह से नामुमकिन सा है। अगर कोहिनूर यहाँ से गया है, कोहिनूर चलो वापस आ भी जाए, तो बाकी जो यहाँ जो नुकसान संस्कृति का हुआ है, बहुत सारे कस्टम्स रिवायतों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीजों का हुआ है, उसको वापस ला पाना, उनकी भरपाई कर पाना काफी मुश्किल है। बस ये कि जो अभी हमारी संस्कृति है, संस्कार है, हमारा जो भी रिवायत है, उसको और बचा के रख लिया जाए, इतना ही काफी है। जी। और एक चीज इसमें आखिरी चीज ये बोलूंगा, मतलब इन चीजों में कुछ तो सत्य है, तो ये अभी तक जिंदा है, ये तो है ही। तो वरना इतने भी आए और कितने भी आएंगे, आगे भी क्या पता आएंगे, जो भी होगा, तो ऐसी चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। मतलब जो सनातन है, जो जीवन भर सनातन कभी खत्म नहीं हुआ, और ये देश भी कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि संकुचित हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, जो कि पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ था, जिसकी बहुत बड़ा एरिया था, वो एरिया संकुचित हो गया। इस बात का जी। कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, वो नुकसान हमें पता है क्या क्या हुआ है। इस पे बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ा विषय है, इस पे खैर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं सर, वो सब मतलब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में, तो जिस तरीके से हमारा शास्त्रीय संगीत, योग, आयुर्वेदा, इन सब चीजों पे वो लोग इतने फैल रहे हैं वहाँ पे, और मेरे ख्याल से हम लोग सिकुड़ नहीं रहे, हम तो और बढ़ ही रहे। नहीं आज के वैसे देखिए, हम लोग वैसे तो देखिए वर्ल्ड वाइड हम लोग एक्सपैंड हो रहे हैं, बट हमारा जो एरिया है वो तो सिकुड़ गया। अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, जी है ना, श्रीलंका हमारा था, चाइना का बहुत सारा भाग हमारा था,
जो वहां चलिए। जा चुका है तो वो चीज ठीक नहीं है ना? जी वो बात तो सही है, बिल्कुल हाँ, सही। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में हृदय दुखी रहता है कि हमारा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भारतवर्ष था। जी बिल्कुल सही बात है। विष्णु पुराण के अंतर्गत विष्णु पुराण इसका हवाला देता है, इसका आपको उदाहरण देता है कि भारत में उस समय नाम भारत नहीं था, इस प्रायद्वीप का नाम उस समय कोई नाम नहीं था, लेकिन विष्णु भगवान ने यहाँ हिंद महासागर जिसको कहा जाता है, यहाँ पर मछली के रूप में अवतार लिया था। जी मत्स्य। हाँ जी, तब से इस देश को मत्स्य देश कहा जाने लगा। अच्छा सर। सबसे पहला नाम इस पूरे यूनिवर्स में धरती पे अगर किसी देश का नाम पड़ा है तो वो मत्स्य देश। अच्छा सर। मत्स्य देश बहुत समय तक चलता रहा, मछली के रूप में अवतार लिया भगवान हरि ने, और उसके बाद जलचर, उभयचर, नभचर, थलचर इस प्रकार के जीवों की श्रृंखला शुरू हो गई, जिनमें से मानव श्रृंखला भी शुरू हुई। तब संस्कृति का उद्भव हुआ, भारत में सबसे पहले जीव आया, और पानी में ही जीव आता है सबसे पहले। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, किसी भी बोतल में, किसी भी पात्र में आप स्वच्छ जल रख दीजिए, महीना 15 दिन 20 दिन के बाद में उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया अवश्य आ जाएगा। जी, चाहे उसमें शैवाल के रूप में काई आ जाती है हरी वाली, या कोई एक जीवाणु, कुछ ना कुछ अवश्य आ जाता है। तो जीव हमेशा जल में पहले आ जाता है। उस समय से ये उदाहरण शुरू हो गया। तो उसके बाद ही श्रृंखला चल पड़ी और मानव ने अपनी विकास यात्रा शुरू की। जी, उस समय उन्होंने, अब ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, हम कभी पूरा करेंगे। मेरे को तो अच्छा है सर, मेरे को तो साथ साथ शास्त्रीय संगीत के साथ और शास्त्रों के भी ज्ञान मिल रहा है आपसे, और क्या चाहिए मुझको। एक ही उतने ही फीस में मेरे को डबल ज्ञान मिल रहा है। अरे देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि संगीत आध्यात्म से अलग नहीं है, आध्यात्म संगीत से अलग नहीं है। जी, जो वास्तव में अच्छे गुणी और पूरे और पके हुए संगीतकार हैं, गायक हैं, जिन्होंने संगीत को ढंग से समझ लिया है, वो भगत अवश्य बने हैं। वो ईश्वर के भक्त जरूर बने हैं। वो एक पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल कंडीशन को जानने लगे हैं। वो शून्यता की ओर पहुंचते हैं। जो सब कुछ जान जाता है फिर वो शून्य हो जाता है। जी, क्योंकि उसने सब जान लिया। बचा क्या है? अब उसकी यात्रा खत्म हो गई। जी, कोई सन्यासी क्यों बनता है? जी, कोई सन्यासी, कोई साधु बन के गंगा के घाट पे क्यों बैठ जाता है? वीराने में क्यों चला जाता है? जी, क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया जी, कि कुछ नहीं है, सब मोह माया है। जी, ये सब क्या है? भाग दौड़, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जी, सारे काम करना, धन प्राप्त करना, खाना, जी, सो जाना, उठना, काम करना, बीवी का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण, उनको बड़ा करना, शादी ब्याह करना, उनकी शादी कर देना, कुछ समय के बाद में धरती लोग छोड़ देना। ये सब क्या है? एक उस ब्रह्म को जो जान गया, ईश्वर को जान लिया उसने कहा अरे काम तो वही है करने का, बाकी ये सब तो साइड में चल रहा है, चलो ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए सब कुछ जरूरी है, मतलब यात्रा खत्म हुई ना। वही बौद्ध ने भी, गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का निकाला था कि यही तो सोचा कि ये सब क्या है, ये मेरे पिताजी ने करा, मैं कर रहा हूँ, फिर मेरे बाद मेरा पुत्र करेगा, लेकिन इस सब का मतलब क्या है? क्यों है ये? कोई तो देखिए कुछ कारण होता है, हर चीज का एक कारण है। अगर सूर्य में धधकती हुई आग है तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जी, कुछ तो कारण है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, कोई तो कारण है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, कुछ ऐसा रहा है, कुछ तो है जी, हर चीज का कारण है। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर धरती पे आए हैं, क्यों आए? ज्ञान हासिल किया। उन्होंने कहा अच्छा ओके ये बात है, तो उन्होंने यात्रा अपनी बंद की। अब दूसरी यात्रा पे शुरू हुआ, वो शून्य में गए। शून्य यानी कि वो अवस्था जिस अवस्था में दौड़ खत्म हो जाती है, यानी संन्यास, यानी कि रुक जाना, और रुकने के बाद में एक पारलौकिक यात्रा शुरू करना,
इस लोक की यात्रा बंद करके परलोक की यात्रा शुरू करना। जी ऐसे ही लोग स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। जी शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए कहा है कि वो ही कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे पता लग गया है कि मैं कौन हूँ। जी इंसान यदि स्वयं को जान जाता है, स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, उसको दिव्य पुरुष कहते हैं, उसको जी। ज्ञानी कहते हैं। बाहर से ज्ञान लेकर के ज्ञानी नहीं, स्वयं को जो जान ले वो ईश्वर को जान लेता है। जी तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी यहाँ पर बिलावल की बात हो रही थी। जी बिलावल, अब मुझे नहीं पता कि उर्दू का है फारसी का हिंदी का है, जैसा जी। मैंने सुना वैसा। हाँ, बिलाल करके जो है वो उर्दू का शब्द है, वो होगा जी फारसी जो भी होगा वो बिलाल, लेकिन बिलावल तो यहाँ पर है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि विदेशी संस्कृतियाँ यहाँ थी, हो सकता है उन्होंने कोई नाम दे दिया हो, इसका नाम पहले कुछ और हो, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है अब कि इसका मूल नाम क्या था, तो हम इसको ही मान लेते हैं कि ये बिलावल है। इस थाट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सारे स्वर शुद्ध होते हैं। और आगे चलते हैं अगले थाट की ओर। यदि हम इस थाट में से शुद्ध मां को हटा दें और यहां तीव्र मां लगा दें, तब ये बन जाता है मेरा वो कहा गया, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तब ये बन जाता है कल्याण। तब ये कल्याण थाट बन जाता है यदि हम इसमें मां को तीव्र कर देते हैं तब। अब कल्याण का भी एक नाम और है, इसको यमन भी कहते हैं। या तो कल्याण भी कहते हैं या यमन कहते हैं, दोनों नाम है इसके। अब यमन इसका नाम तब पड़ा, यमन या ईमन, ईमन नाम इनका तब पड़ा जब विदेशी संस्कृतियां यहाँ पे आई थी, उनको कल्याण नाम नहीं बोल मिल रहा था, क्योंकि कल्याण एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, इसको बोलने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत होती है, और जो उनको जिस संस्कृत भाषा को बोल लेते हैं उनका ये पूरा बहुत अच्छे से काम करता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रहता है उनका, क्योंकि उसमें इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं, उसको शुद्ध और स्पष्ट रूप से जो बोल लेता है तो बहुत ही स्पष्ट भाषा उनकी रहती है। उनको वो नहीं बोल मिला तो उन्होंने इसका नाम यमन या ईमन रख दिया, ईमन भी कहा इसको। विदेशी संस्कृति ने बहुत सारा हमारा संगीत में भी योगदान दिया है, खाली नुकसान ही नहीं किया है, योगदान भी बहुत दिया है। आज उत्तर भारतीय संगीत पद्धति उन्हीं की देन है हमारे लिए, वरना जहां तक भारत की सीमाएं थी वहां पर केवल और केवल कर्नाटक संगीत था, इसको आज दक्षिण भारतीय संगीत कहते हैं। संगीत की एक ही धारा थी, एक ही मूल रूप से संगीत था, जो कि बहुत ही क्लिष्ट और कठिन था, जिसको समझ पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन होता है। उत्तर भारत संगीत को तो हम, हालांकि कठिन ये भी होता है, लेकिन हम थोड़ा ध्यान इसमें दे दें चलते चलते भी तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा एक डिवोशन देना होता है। जैसे हम किसी साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या किसी अन्य विषय के अंदर पारंगत होने के लिए बचपन से उसका अभ्यास करते हैं और पूरे डेडिकेशन और डिवोशन से काम करते हैं, तभी सीख पाते हैं। इसी तरह से कर्नाटक संगीत भी ऐसा ही है। तो चूंकि उन लोगों को वो संगीत इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन किए,
संगीत विद्वानों से कहा कि इसके अंदर इसके नियमों में कुछ शिथिलता लाइए, इसको थोड़ा हल्का बनाइए। साहब ये बहुत कठिन है, इतने ज्यादा नियम कायदे कानून इस संगीत में है कि हम ऐसे नहीं सीख पाएंगे। संगीत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे हैं। हम आप लोगों को कब तक सुनते रहें? आप सुना देते हो, हम सुन लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम भी सीखना चाहते हैं, हम सीख नहीं पा रहे हैं। इसको थोड़ा सरल बनाइए। तब उन्होंने उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए, कुछ नियमों को कम किया, कुछ आसान चीजें लगाई, तो इस तरह से उत्तर भारत संगीत का उद्भव होने लगा। एक ऐसी ब्रांच बन गई भारतीय संगीत की, कर्नाटक संगीत की 2 ब्रांचेस बन गई वहां पे, एक उत्तर भारतीय संगीत बन गया। और उत्तर भारतीय इसको इसलिए कहा गया कि ज्यादातर विदेशी संस्कृतियां या विदेशी जितने भी स्तूप या बहुत सारी चीजें प्रभाव जितना उनका रहा उत्तर भारत में ज्यादा रहा, क्योंकि वो थल से अन्य देशों की सीमाओं से लगता हुआ है। वहां पर पहुंचना पहले आसान था, क्योंकि पुराने समय में भारत पे आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता था जल मार्ग से, क्योंकि इतने युद्धपोत भी नहीं होते थे, जहाज नहीं होते थे पानी के, जो पानी के द्वारा वहां पे पहुंचे जा सके। तो वो जगह 3 तरफ से सुरक्षित रही, दक्षिण भारत 3 तरफ से सुरक्षित रहा, क्योंकि महासागरों ने उसकी रक्षा की। फिर वहां के जो स्थानीय राजा थे, महाराजा थे, उनकी भी सेना हमेशा तैयार रहती थी। इस वजह से वहां पर आक्रमण करना, वहां से अंदर एंटर कर पाना मुश्किल रहा। उत्तर की ओर चूंकि अन्य देशों में थल सीमा जुड़ती है, वहां से आना आसान रहा। और वहां पर आकर के क्योंकि उस समय ट्रेन, हेलीकॉप्टर्स और बहुत तेज वाहन नहीं थे जिससे कि वो साउथ इंडिया या पैन इंडिया घूम सकें, वो उत्तर भारत में ही बस गए। वहीं पर प्रभाव वर्चस्व ज्यादा रहा, वहीं के राजाओं से लड़ाई की, वहीं पर उनके राज्य स्थापित हुए, तो ये संगीत भी वहीं ज्यादातर डेवलप हुआ। इसीलिए इसको उत्तर भारत, और उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलन इसका है। हालांकि बॉलीवुड में भी उत्तर भारत का संगीत ज्यादातर चलता है। साउथ इंडिया की मूवीज बनती हैं, वहां पर भी उत्तर भारत का ज्यादातर इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पैन इंडिया ये म्यूजिक पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। हालांकि वहां पे कर्नाटक संगीत का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन साउथ के रीजन में उसका ज्यादा प्रचलन है। तो इस तरह से 2 ब्रांचेस हमको मिल गई, उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत। ठीक है, यहाँ दूसरा थाट हमारा कंप्लीट हो जाता है, कल्याण, यमन या इमन। आगे चलते हैं हम लोग। अब यदि अगले थाट पे हम जाते हैं तो वापस इसको जी सर एक प्रश्न, हाँ मेरी आवाज है सर? हाँ जी, हाँ जी सर एक प्रश्न है, जो हम जिस पद्धति पे हम जोड़ देंगे वो कर्नाटिक रहेगी या हिंदुस्तानी रहेगी या दोनों ही रहेगी? जी, हिंदुस्तानी संगीत कोर्स में आप इस समय चल रहे हैं जी। अच्छा सर, और हिंदुस्तानी संगीत के बारे में ही आप यहाँ पर सीख। ठीक है सर। अब यदि हम यहाँ पर माँ को वापस शुद्ध कर देते हैं जी, और नी को यहां से उठाकर यहां ले आते हैं, तब ये थाट बदल जाता है जी। अब ये बनता है खमाज, ये बनता है खमाज थाट। जी इसमें नी कोमल होती है जी, अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। जी, आगे चलते हैं। जी सर, एक चीज और है, मेरे को अभी सारे खड़े और तीव्र, खड़े तो स्वरों का ज्ञान है, लेकिन तीव्र और कोमल का अभी ज्ञान नहीं है सर, मतलब अभी तक सिखाया नहीं है कोर्स में। लेकिन मुझे अपने खुद की जिज्ञासा से जो थोड़ा बहुत है वही है मेरे पास सर ज्ञान।
आप बिल्कुल जी। फिक्र ना करें, आप चिंता ना कीजिए, जी जी और सब होगा। पेशेंस जी सर। रखिए। संगीत बहुत पेशेंस का काम है, बहुत धैर्य का, धीरज का काम है। जी सब कुछ होगा धीरे धीरे। जी सर। वो गाना बना है ना, धीमे 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 धीमे, अच्छा। सब होगा। तो ये हम खमाज पे डिस्कस कर चुके हैं। कोमल नहीं हो जाता है यहाँ। जी सर। आगे चलते हैं हम लोग। यदि हम कोमल नी के साथ साथ गा को भी कोमल कर दें, शुद्ध गा यहां से हटाकर कोमल गा बना दें, जी तो गा और नी को कोमल करने के बाद हमें जो थाट मिलता है, उस थाट का नाम है काफी। काफी। अच्छा, जी, बहुत ही अलग नाम है जी, काफी। काफी। इस राग में काफी नाम का राग भी है, जो जी। कि काफी थाट से ही जनित माना जाता है। जी उसमें भी गा और नी कोमल है। जी काफी थाट में भी गा और नी कोमल है। काफी थाट से अन्य भी बहुत सारे राग बने हैं, जिनमें से काफी स्वयं भी है, बागेश्वरी भी है, जयजयवंती भी है, बहुत सारे राग हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में। जी सर। आगे चलते हैं। हमारे कितने थाट हो गए ये? बिलावल, यमन, काफी और एक और बताया सर आपने, खमाज। खमाज। 4 हो गए सर। 4 होगा। इसके बाद हम आते हैं, ये और बचे हैं जी। यदि गा कोमल रहे, नी भी कोमल रहे, बस एक सुर कोमल और लग जाए यहाँ। धा को हम शुद्ध न करके यदि कोमल कर दें, गा धा नी 3 स्वर कोमल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है थाट आसावरी। आसावरी। बहुत ही सुंदर ये थाट है। थाट सभी बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल थाट है, बहुत ही अच्छी सभी के गायकी है, सभी के स्वर रचना है। गा धनी कोमल हो जाता है, यहाँ सावरी हो जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले थाट की ओर। यदि हम इनमें से रे को भी कोमल कर दें, या सा जी रे कोमल, गा कोमल, जी म पा धा कोमल, नी कोमल। जी सर। यानी हमने केवल यहाँ रे को शुद्ध से कोमल बनाया है, एक स्वर का हमने चेंज किया है। यहाँ पर ये एक अलग थाट बन जाता है, जी सर। और इस थाट का नाम है भैरव, भैरवी। इस थाट का नाम हो जाता है भैरवी, जिसमें रे गा धा नी ये चारों स्वर कोमल लग जाते हैं। बोले जी सर। 6 हो गए जी सर। अभी तक तीव्र वाला कोई ठाट है नहीं, सारे कोमल और खड़ों में ही चल रहा है। नहीं, तीव्र कल्याण आ चुका है, तीव्र माँ। अच्छा सर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके सर।
अगले थाट की ओर चलते हैं हम। जी सर। हम यहाँ पर गा को वापस शुद्ध कर देते हैं। नी को भी हम यहां से उठाकर शुद्ध कर देते हैं। ये जो थाट बना हमारा, पा, सा, ये बन गया भैरव। जी। इस थाट में रे और धा स्वर कोमल हैं, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। भैरव के बाद हम आते हैं, यदि मां को, अभी आप कह रहे थे तीव्र वाला नहीं आ रहा है, जबकि कल्याण एक निकल चुका है, दूसरा तीव्र फिर से आ गया। देखिए, मां को हम यहां से हटा देते हैं और तीव्र मां को लगा देते हैं। शुद्ध मां की जगह तीव्र मां लग जाता है, अन्य सभी स्वर एज इट इज है। जी। तो ये हमारा एक अलग थाट बनता है और इसको बोलते हैं पूर्वी थाट। जी। ये हमारा पूर्वी थाट के स्वर लग जाते हैं। आगे चलते हैं हम। यदि धा को हम यहां से हटाते और इसे शुद्ध करते हैं, रे कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, धा शुद्ध, नी शुद्ध। मदनी द प मदनी सा नि द प म ग रे सा धा नि सा। धा को शुद्ध कर देने पर ये थाट बन जाता है
कौन सा? मारवा। मारवा। यहाँ ये मारवा बन जाता है, ठीक है। जी सर। और जो बाकी के घाट हैं कौन से रह रहे हैं, मतलब लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? नहीं सर, लिख तो नहीं रहा था मेरे को। मैं ये सारे वापस क्लास के बाद मैं अपने उसमें लिखूंगा सर, स्पीक में। चलो ठीक है। अभी तो मैं बस समझ रहा था सर, और उसको मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप में लिखता हूँ सारी चीजें। जी बढ़िया है, ठीक है, चलिए। आसान रहेगा मेरे लिए भी। अच्छा है। बाकी के जो रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में उसकी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। जी सर। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जी सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक था सर, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। ठीक है अंकित, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में और जी सर, करते हैं कुछ और डिस्कस, ठीक है। जी सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार।